Hello, what's up guys? My name is Praveen Chauhan and in today's video we're gonna discuss about the government's decision in which India recently banned 59 Chinese apps and among those apps TikTok was the major one। तो हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के इस फैसले पर जो कि एक बहुत बड़ा और सही कदम है। तो भारत सरकार ने यह फैसला 29 जून को लिया आफ्टर citing concerns pertaining to the national security, sovereignty and integrity as well as the data security, privacy and public order। मेजरली ये डिसीजन हाल ही में 15 जून को भारत और चाइना के सोल्जर्स की आपस में हुए डिस्प्यूट के बाद लिया गया। दोनों दलों की लड़ाई में भारत के लगभग 20 जवान शहीद हुए और कुछ को बंधक बना लिया गया था जिनको बाद में रिलीज कर दिया गया। एंड एज पर रिपोर्ट चाइना के 43 सोल्जर्स मारे गए और सीरियसली इंजर्ड हुए, लेकिन आप जानते हैं कि चाइना कभी भी ऐसे आंकड़े डिस्क्लोज नहीं करता। बेसिकली चाइनीज़ ऐप्स आपका पर्सनल डाटा चोरी कर सकते थे और बल्कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ आपकी सारी निजी जानकारी को शेयर भी कर सकते थे। यही कारण था इसको बैन करने का। टिकटॉक के बैन पर टिकटॉक इंडिया सीईओ का बयान भी आता है जो कि उन्होंने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि वो भारत सरकार को इस मामले में बातचीत करने के लिए इन्वाइट करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि टिकटॉक अपने किसी भी यूजर्स का डाटा किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से शेयर नहीं करते, इंक्लूडिंग चाइनीज़ गवर्नमेंट। वैसे ये हंसने वाली बात है क्योंकि इस बात को पचा पाना बहुत ही मुश्किल है, और क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है इसका चाइनीज़ इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 एंड 16। इसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ कंपनी कुछ भी कहे लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट का ऑर्डर टाल नहीं सकती। मतलब अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उनसे उनके यूज़र्स का डाटा और इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उस कंपनी को वो देना ही पड़ेगा। तो समझे, मतलब है कि सारी चाइनीज़ कंपनीज को अपनी गवर्नमेंट के इशारे पर नाचना पड़ेगा। वो जो डाटा मांगेंगे उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट को उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए इस आर्टिकल को पढ़ भी देता हूँ, तो देखिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14, request relevant organs, organization and citizens provide necessary support, assistance and cooperation. According to Article 16, intelligence officials may enter relevant restricted areas and venues, may learn from and question relevant institutions, organizations and individuals, and may read or collect relevant files, materials or items। तो इन लॉज का मतलब यही है कि इन कंपनीज को अपनी गवर्नमेंट का हर ऑर्डर मानना पड़ेगा। चाइनीज़ गवर्नमेंट अपनी कंपनी से उनके किसी भी यूजर्स का पर्सनल डाटा या उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी मांगेंगी वो इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाइनीज़ आइटम्स को बैन करते हैं तो हमें खुद भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम से चाइना आइटम्स लाइक फ़ोन एक्सेसरीज और कंज्यूमेबल आइटम्स को छोड़ नहीं सकते। एज पर इंडियन गवर्नमेंट पावर मिनिस्ट्री हम चाइना से पावर इक्विपमेंट्स नहीं खरीदेंगे, जो कि अभी फिलहाल में पावर मिनिस्ट्री ने बोला है, बट इससे हमारा पावर सिस्टम भी अफेक्ट होगा। ये मेजर इक्विपमेंट्स हम जिन चाइनीज़ कंपनीज से खरीदते हैं वो हैं आपकी हार्बिन इलेक्ट्रिक, डोंगफैंग इलेक्ट्रिक, संघाई इलेक्ट्रिक एंड शीफैंग ऑटोमेशन। चाइना पूरे वर्ल्ड में लीडिंग पोजीशन रखता है वर्ल्ड पावर इक्विपमेंट में, एंड इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम एंड पावर ग्रिड कंस्ट्रक्शन। और अगर हम ये सब वेस्टर्न कंट्रीज से खरीदते हैं तो उनकी कॉस्ट भी बहुत हाई है और ज़्यादा एफिशिएंसी भी नहीं है। इस सब का असर हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़े लेवल पर पड़ेगा। इसका एक ही अल्टरनेटिव है कि हमें खुद के पावर सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो अब हम बात करें भारत और चाइनीज सोल्जर्स के डिस्प्यूट की। Go back! Go back!
अरे बॉडी लाट की तरफ से बना दी बढ़िया एकदम दिया भी आ रही है। मजा आ गया आज। हाँ कैप्टन जैक, कैप्टन जैक, कैप्टन जैक। ओए बहुत गजब आई है। हाँ बढ़िया बढ़िया। वो बोतल दे, वो बोतल ले जा। ओए वो बोतल ले रहा हूँ। मैं लाता हूँ, उसको पकड़ना, पकड़ लेगा, मैं ले आऊंगा। वाटर बोतल। My soldiers will stand with me till the time your officers are standing. Your soldiers are standing. They're standing behind you. And now we request you to move back where the interaction takes place. उसको मुंह देखना। कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा? कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा? गोलगप्पे खिला दिए ना। Okay, relax. चुप कोई नहीं, don't worry. Right. Now we request you to move back to where you came. बात करें भारत और चाइनीज सोल्जर्स में डिस्प्यूट क्यों हुआ, तो आप जो ये देख रहे हैं ये है गलवान वैली, जो कि गलवान नदी के किनारे पर है। और यही गलवान नदी आगे जाके भारत की श्योक नदी से मिलती है। इसी जगह पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पड़ता है, जहाँ जो कि एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। तो दोनों कंट्रीज़ के एग्रीमेंट के तहत आपके ट्रूप्स यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन कोई भी आर्मी पोस्ट या कैंप नहीं बना सकता। लेकिन चाइनीज सोल्जर्स ने यहाँ पर पहले एक टेंट बनाया, फिर उन्होंने मल्टीपल टेंट्स यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस की। यहाँ पे 15 जून को भारत और चाइना के कर्नल लेवल ऑफिसर्स की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे मीटिंग हुई। मंडे को हुई इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ने किया, क्योंकि इस पोस्ट पर 16 बिहार रेजिमेंट तैनात थी और चाइना के ऑफिसर ने इस पॉइंट पर बने चाइनीज टेंट को हटाने की बात मान भी ली थी। एक्चुअली में ये जो टेंट था ये चाइना की आर्मी की एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट थी, जहां से दुर्बुग, श्योक और डीबियो यानी दौलत बेग ओल्डी रोड की निगरानी की जा सकती थी। और ये पोस्ट ऊंचे पहाड़ पर थी। इसी की वजह से चाइना को एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल जाती, जो कि कारगिल में पाकिस्तान को मिली थी हाइट पे होने के कारण। बट एज पर एग्रीमेंट दोनों देश इस जगह पोस्ट नहीं बना सकते थे। और इस मीटिंग में यही तय हुआ कि इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स दोनों इस टकराव वाली जगह से थोड़ा पीछे हट जाएंगे। शाम को यही चीज चेक करने के लिए कर्नल संतोष बाबू ने मेजर रैंक के ऑफिसर के अंडर 12 पर्सनल की पेट्रोलिंग पार्टी को चेक करने भेजा कि उस पोस्ट पे चाइनीज ने अपना टेंट हटाए कि नहीं। तब इंडियन सोल्जर्स को यह पता चला कि चाइनीज ने अपनी पोस्ट नहीं हटाई और ये पेट्रोलिंग पार्टी अपने साथ ज़्यादा हथियार नहीं लेके गई थी, क्योंकि वो जस्ट चेक करने गए थे कि पोस्ट हटी या नहीं। तब इंडियन सोल्जर्स ने पोस्ट हटाने को कहा और उस पेट्रोलिंग पार्टी के जवानों को चाइना ने बंधक बना लिया। इसके बाद कर्नल संतोष बाबू को लगा कि वो बातचीत करके अपने सोल्जर्स को छुड़ा लेंगे। इसलिए वो तुरंत ही अपने 2 सोल्जर्स के साथ चाइनीज कैंप पहुंच गए। उन्हें लगा कि वो बातचीत करके मामला सुलझा लेंगे। वहां पर जाकर चाइनीज सोल्जर्स ने उनकी बात नहीं मानी और उनमें आपस में झगड़ा हो गया। इसी आपसी झड़प में और चाइनीज सोल्जर ज़्यादा थे कैंप में, तो उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। इसी हमले में कर्नल संतोष बाबू और उनके 2 साथी वीरगति को प्राप्त हुए। ये एक प्रीमेडिटेड अटैक था, जहां हमला ऐसी रॉड से किया गया था जिन पर कीलें लगी हुई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फोटो में। किसी भी यूनिट के लिए उसका कमांडिंग ऑफिसर एक फादर लाइक फिगर होता है, और यहाँ पर भारतीय यूनिट के सीओ पर ही चाइनीज़ ने हमला कर दिया। और इस खबर को सुनने के बाद 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों का गुस्सा एक हद को पार कर गया। फिर सेकंड हैंड कमांड और यूनिट के 2 युवा ऑफिसर्स ने यूनिट की कमांड संभाली और तीनों ऑफिसर्स ने रेजिमेंट के घातक कमांडोज के साथ चीनी कैंप पर हमला बोल दिया। और इस हमले में कमांडोज का साथ दिया फील्ड रेजिमेंट यानी कि तोपखाने के सैनिकों ने, जो उस वक्त वहाँ पर तैनात थे। और अब आधी रात गुजर चुकी थी और अब समय था बदले का, यानी टिट फॉर टैट का। और लगभग 300 इंडियन सोल्जर्स ने हमला बोल दिया। चाइना सोल्जर्स हाइट पे थे तो उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ से शुरू कर दी, लेकिन इंडियन सोल्जर्स पत्थरबाजी के बीच जय बजरंगबली बोलते हुए चाइनीज़ कैंप
वहाँ पहुंचकर इंडियन सोल्जर्स ने हमला बोल दिया और जो हमला किया गया था वो लाठी डंडे और राइफल के बट से किया गया था। लेकिन दोनों देशों में एग्रीमेंट था कि वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी गोली नहीं चलाएगा, तो इसी कारण गोली किसी भी तरीके से नहीं चली और ये लड़ाई कई घंटों तक चली। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडियन सोल्जर्स ने तकरीबन 15 चाइनीज सोल्जर्स की तो गर्दन ही तोड़ दी और कुछ चीनी सोल्जर्स का सर भारतीय सैनिकों ने पत्थर से कुचल दिया। हालांकि चाइनीज सोल्जर पहले से ही इस हमले के लिए तैयार थे, तो उन्होंने राइट गेयर्स पहने हुए थे जो कि दंगों के समय पहने जाते हैं। एक स्पेशल टाइप के कपड़े होते हैं, गेयर्स होते हैं जो कि पहने जाते हैं दंगों के टाइम पे, जिसकी वजह से लाठी डंडों का उन पर खास प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की गर्दन ही तोड़ दी। और ये घातक कमांडो हर इन्फेंट्री बटालियन में होते हैं और एक घातक प्लाटून में 20 कमांडो लगभग होते हैं और इस प्लाटून में कुछ स्नाइपर टीम, लाइट गनर्स, मेडिक टीम और कुछ रेडियो ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं। हालांकि काफी कैजुअलिटी चाइना साइड में भी हुई, बट वो अपने आंकड़े छुपा रहे हैं, जैसे कोरोना केसेस का आंकड़ा उन्होंने छुपाया था। चाइनीज कैंप जहां पर ये लड़ाई हुई थी भारत और चीन के सिपाहियों के भार की वजह से गलवान नदी में जा गिरा, जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हुए, 18 बुरी तरह से घायल हुए और लगभग 58 को छोटी मोटी चोटें आई। चाइना के लगभग 43 सोल्जर्स मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। एक रिपोर्ट आई थी कि चीन में अपने सैनिकों को नदी से निकालने के लिए नदी का बहाव भी कम किया। अब चाइना के अंदर से भी रिपोर्ट्स आई हैं कि उनकी गवर्नमेंट कैजुअलिटीज के आंकड़े छुपा रही हैं, वो उनको बता नहीं रही हैं कितने सोल्जर्स उनके मरे हैं। और इस वीडियो के जरिए बस ये बताना चाहता हूँ कि गलवान में क्या हुआ था, सबको पता लग सके और चाइना कैसे बार बार LAC का उल्लंघन करता है। और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाइना कि सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि 18 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, जिनमें इंडिया, जापान, वियतनाम और रशिया जैसे देश भी शामिल हैं। और अंत में अपने देश के वीरगति हुए जवानों को सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सो दैट पता लग सके एक्चुअली गलवान वैली में क्या हुआ था। जय हिंद।